Am I audible? Has everyone else joined? Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, you are हम audible, बात ma'am. कर रहे थे कि पोएट्री सबसे अर्लीस्ट जॉनरा क्यों है, क्योंकि अगर आपको पत्तों पे या किसी भी चीज पे लिखना तानिया तो आप छोटा छोटा प्रोज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें, या होनी चाहिए? मैम ओरली No, हम there is no पोइम problem. को सुना सकते हैं ओरली। ओके, यू आर सेइंग Because ओरल लिटरेचर था मैम उस टाइम। ये people used to sing people used to sing at that time. people used to sing, The that is stories of okay. their warriors. I am entirely getting your point that people used to sing and that is partially correct. You are right. जो भी ये बोल रहा है कि people used to sing और oral literature जब था, that is absolutely Ma'am. correct. One of the reasons, not entirely. लेकिन अगर किसी को बोलना आ गया है और लैंग्वेज आ गई है तो वो कहानी भी तो सुना सकता है, नहीं सुना सकता? नॉर्मल स्टोरी प्रोज ना सुनाए, सिंपल स्टोरी भी तो सुना सकता है बिना राइम की। Yes, ma'am. Maybe for the enjoyment. ओरल लिटरेचर से मुझे They समझ used to आता sing है। all this literature. सॉरी, फिर से बोलो। Maybe they love to sing. They love to have enjoyment while singing the stories of their warriors to their generation. I think so. ओके, ठीक है, कैन बी वन ऑफ द रीजंस। पर मतलब अगर आपको किसी की स्टोरी सुनानी है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर आपके आंसर की तारीफ करनी है, तो मैं सिंपली भी कर सकती हूँ ना, मैं पोएम क्यों बनाऊंगी? पोएम, ठीक, दैट इज वन रीजन। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि तानिया बहुत इंटेलिजेंट है, या राधिका, या जो भी मेरी क्लास में किसी ABC जो भी स्टूडेंट है, he or she is very intelligent, very capable, very hard working, तो will I make a poem on that first? इसका रीजन ये है, आप पार्शियली करेक्ट हो, ओरल लिटरेचर होता है, जो ओरल लिटरेचर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, ठीक है, ma'am. ये बात है कि हमारा लिटरेचर ओरली ही उससे शुरू हुआ और प्रिंटिंग प्रेस बाद में आई, लेकिन फिर भी पोएट्री सबसे अर्लीस्ट जॉनर है इसलिए बिकॉज पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन। ठीक है, मैं सबसे Okay, पहले ma'am. आपको क्यों बता रही हूँ कि क्रिश्चियनिटी में आयरलैंड कब आया, इंग्लैंड कब आया, बिकॉज जो रिलीजन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका जो एक इन्फ्लुएंस रहता है वो आपको पता होना चाहिए कि वो बहुत ही ज्यादा रहता है। ठीक है, तो रिलीजन की लैंग्वेज है पोएट्री, इसलिए इसको गॉड्स की लैंग्वेज माना जाता है, इसको आज भी रेवर किया जाता है। ठीक है, और जब किंग्स वगैरह भी आए इंग्लैंड में भी, इंडिया में भी, कहीं पे भी, तो हम बोलते हैं कि मतलब उनकी बड़ी, वो कोर्ट पोएट्स होते थे, उनकी बड़ी इज्जत होती थी कि ये कोर्ट में है। एंटरटेनमेंट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, ठीक है, बट अगर आप कोई कहानी सुनाओ, कोई फनी किस्सा सुनाओ, तो उससे भी तो एंटरटेनमेंट हो जाएगी ना। इट नीड नॉट नेसेसरली बी इन राइम्स एंड पोएम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंटेम्प्रेरी सेंस में बोले तो अगर स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो भी तो बड़ा अच्छा एंटरटेन कर लेते हैं, तो कोर्ट पोएट्स के पास तो वो भी ऑप्शन होगा कि कोई somebody जो बड़े अच्छे चुटकुले सुनाता हो, तो वो तो राइम्स में भी नहीं बोलता होगा। ठीक है, बट ये इसलिए चूज किया जाता है बिकॉज इट इज द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन, इट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स। ठीक है, इसलिए पोएट्री को एक हायर स्टेटस दिया जाता है आज भी। अगर आप कंटेम्प्रेरी सर्कल्स में देखो, बीट हिंदी, बीट इंग्लिश, बीट एनी अदर लैंग्वेज, अगर मैं आपसे बोलूंगी मैं एक प्रोज राइटर हूँ, नॉर्मल माना जाएगा क्योंकि नॉर्मली भी जो हम लिखते हैं दैट इज प्रोजेक ओनली, प्रोज ही होता है वो। लेकिन अगर कोई बोलेगा मैं एक पोएट हूँ, ठीक है, अच्छे लेवल की पोएट की आज भी लिटरेरी सर्कल्स में सबसे ज्यादा जो इज्जत है वो या पोएट की है, और फिर सेकंड नंबर पे हमारे जो थेरिस्ट आ जाते हैं, जो लिटरेरी थेरी की बात करते हैं। तो इसका रीजन यही है। अगर आप गुरबानी देखो, वो लिखी गई है पोएट्री में, पोएटिक है। अगर हम कुरान देखें, वो मतलब उसका जो वो है वो पोएम्स में है, मतलब जो अरेबिक पे है लेकिन दैट इज इन राइम्स। अगर हम अपनी श्री रामचरितमानस देखें, वो भी पोएम्स में है। ठीक है, वो सीक्वेंस में, इवन आप हनुमान चालीसा देख लो, कोई भी चीज देख लो, वो पोएम्स में है। इसका रीजन एक और था, जो रिलीजन बनाने वाले लोग थे उन्होंने पोएट्री की फॉर्म इसलिए चुनी क्योंकि जब आप राइम में करते हो तो आपको याद अच्छे से होता है। इफ यू रिमेम्बर, जब हम छोटे थे तो हमारी प्रेयर्स भी बहुत ज्यादा ट्यून्स में होती थी। उसका रीजन ये नहीं कि आप सीधे प्रेयर नहीं बोल सकते, बट वो ट्यून्स और राइम्स में इसलिए होती हैं ताकि वो हमें याद रहे और उससे जो रिलीजन है
वो बेटर प्रोपोगेट हो। बाइबल भी जो है वो भी उसमें सैम्स हैं, हमारे सॉन्ग्स हैं बाइबल में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो चीज जो है ओरल लिटरेचर से भी यू आर करेक्ट, ओरली क्योंकि लिटरेचर ट्रांसमिट होता था, बट ओरली भी तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको कोई पोएम बता के नहीं बता रही हूँ, अगर मुझे ओरली बात करनी है मैं सीधे बात कर सकती हूँ, बट पोएम बिकॉज पोएट्री को हमेशा एक हायर जॉनर माना गया है, ठीक है। ये अगर आपको याद होगा, आप लोगों को मास्टर्स में शेले का एसे प्रिस्क्राइब था, द डिफेंस ऑफ पोएजी, उसमें भी ये चीज रही होगी कि पोएट्री जो है वो नॉर्मल लोग कर ही नहीं सकते। और आज भी लोग ये मानते हैं कि नॉवल लिखना, ड्रामा लिखना बहुत आसान है, लेकिन एक पोएम लिखना, एक अच्छी पोएम लिखना, पोएम से मेरा ये मतलब नहीं कि कोई भी दो चीजों की तुक बनाकर आप कुछ भी लिख दो, नॉट दैट पोएम, बट एक क्लासिक लिटरेरी पीस ऑफ पोएम लिखना is still considered to be the most difficult task। क्योंकि हमारा पोएट्री के लिए तो प्लेटो भी बोलता है, प्लेटो कहता है कि जो पोएट्स हैं वो क्या हैं, दे आर डिवाइन, उनमें प्रेजेंस होती है, वो हेवनली, वो कुछ इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है, डिवाइनली वो इंस्पायर्ड होते हैं जब वो पोएम बोलते हैं। नॉर्मल बंदा पोएम नहीं बोल सकता। और हर बंदा, आप ये चीज देख लो, आप सब बहुत केपेबल हो, आज आप यहाँ सब सारे हो, मैं सबको ये गारंटी से बोल सकती हूँ कि आप में से कोई भी जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, वो नेट कर सकता है, कोई भी बच्चा जो है वो जेआरएफ भी कर सकता है, लेकिन हर कोई बच्चा, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग एवरीवन है, नॉट एवरीवन कैन राइट अ गुड लिटरेरी पोएम, ठीक है। तो चलो, ये तो मैंने आपका थोड़ा एज लिटरेचर स्टूडेंट्स ये डाउट क्लियर कर दिया, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लैंग्वेज से डील करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, तभी मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि क्रिश्चियनिटी कहाँ कब आई। क्रिश्चियनिटी आने से रिलीजन आया, रिलीजन आने से सिविलाइजेशन आई, पोएट्री आई, लिटरेचर आया, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि 597 में एक बैंड ऑफ मिशनरीज आए, मैं इंग्लैंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। कमिंग बैक टू व्हाट वी वर स्टार्टिंग, ठीक है, अंडर सेंट ऑगस्टीन, ठीक है। और उन्होंने अपना फर्स्ट कैथीड्रल जो है वो बिल्ड किया था कैंटरबरी में। कैंटरबरी, कैंटरबरी इज अ होली प्लेस फॉर द क्रिश्चियंस, ठीक है। और फिर उन्होंने क्योंकि जब रिलीजन आता तो सिविलाइजेशन आती, उन्होंने रोमन अल्फाबेट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। जब लैंग्वेज आएगी तो ऑटोमेटिकली लिटरेचर आप तभी लिखोगे जब लैंग्वेज आएगी, ठीक है ना। हमारा भी जो लिटरेचर, अगर आप बोलो कि वो अर्ली मैन की स्टेज पे, वी हैव नो लिटरेचर बिकॉज देयर वाज साइंस ऑफ कम्युनिकेशन, बट फॉर लैंग्वेज देयर हैज टू बी एन अल्फाबेट। रोमन अल्फाबेट यहाँ पर आया, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, जी, मैम ये कैथेड्रल जो कैंटरबरी है मैम, इसका थोड़ा रिपीट कीजिए। 597 में मैं आपको बता रही हूँ कि 7th सेंचुरी यस मैम। के अराउंड जो है पूरा इंग्लैंड जो था वो क्रिश्चियनाइज्ड हो गया था, मतलब क्रिश्चियनिटी आ गई, ठीक है। यस मैम, यस मैम। 597 इज अ डेट, ठीक है। ओके जब ओके। सेंट ऑगस्टीन के अंडर, सेंट ऑगस्टीन हाँ वाज जी। द हेड, उनके अंडर अ यस। बैंड ऑफ मिशनरीज केम टू कैंटरबरी, और वहां उन्होंने अपना कैथीड्रल बनाया। कैथीड्रल इज लाइक जैसे हमारा मंदिर होता है या मस्जिद होता है या गुरुद्वारा होता है, ओके 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 मैम, ओके चर्च या ओके उसको ओके बेटर वे मैम, गॉट इट गॉट प्रॉपर इट। उसको कैथीड्रल बोलते हैं। तो सेंट ओके मैम, ऑगस्टीन आई को गॉट भी इट। बहुत मानते हैं, ठीक है। क्रिश्चियंस जो है ओके वो मैम। सेंट ऑगस्टीन को भी बहुत ज्यादा मानते हैं, जैसे ये सेंट पेट्रिक को मानते हैं, जैसे हम अपने संतों को, कबीर दास, ये वो, इन सबको मानते हैं लाइकली वैसे ही, क्योंकि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कैंटरबरी एक जगह है जहां पर इन्होंने अपना कैथीड्रल बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ सेंट ऑगस्टीन। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, यस। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं बार बार रिलीजन क्यों बता रही हूँ कि रिलीजन आएगा तो सिविलाइजेशन आएगी, अल्फाबेट आएगा, एजुकेशन आएगी, और जब एजुकेशन और अल्फाबेट आएगा उसी से लिटरेचर बनेगा ना। ऐसे तो लिटरेचर लिखोगे किससे? यू नीड टू हैव एबीसी फॉर एटलीस्ट टू बिगिन विद पोएम्स आल्सो, ठीक है। तो पहले इससे
अल्फाबेट आया तो उसके बाद जो है लेटर्स आए, ठीक है, अल्फाबेट के, जिससे र्यून्स की जगह अब लेटर्स लिखे जाने लगे। र्यून्स वर ऐसे साइंस बना दे, क्योंकि पहले जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसा साइन बना दिया, देन वी हैव ऐसा साइन, देन वी हैव अ स्टार का साइन, सन का साइन, क्रॉस का साइन, टिक का साइन, ऐसे साइंस उन्होंने पहले कम्युनिकेशन के लिए रखे होंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अर्ली मैन था तो वो कुछ खाता पीता ही नहीं था, कुछ करता ही नहीं था, मतलब, या फिर ये जो हीथन और बारबेरिक लोग थे, जर्मन जिनको मैं बता रही हूँ, जिन्होंने एंग्लो सैक्सन्स ने वो किया, मस्ट हैव बीन, दे मस्ट हैव हैड सम, कुछ तो कम्युनिकेशन का, एक दूसरे से भी बात करने का कुछ होगा, ठीक है। तो उन र्यून्स को फिर जब अल्फाबेट आ गया तो लेटर्स ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद there is an important invasion which is known as the Danish invasion. इस पे भी आपको ज्यादा सवाल नहीं आएगा, मैं इसीलिए आपको फटाफट से आपको बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, क्योंकि आपको ये चीज समझनी है कि हम जो मेजरली क्वेश्चंस आएंगे ना वो आपके रेस्टोरेशन के बाद से आएंगे। रेस्टोरेशन गेम इन 1660, तो मेरा फोकस ये है कि 1660 तक हम इस वीक खत्म कर दें, क्योंकि वो हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें से मेजरली सवाल आएंगे। इसमें से हार्डली 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 4 आ जाएंगे आपको 1660 से पहले के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दैट टू हम अभी टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जो है वो आइडिया रहेगा कि क्या कौन से जो चीजें हैं वो पहले आई और कौन सी चीजें जो हैं वो बाद में आई, ठीक है। तो इंग्लिश को जो है, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे या इंग्लिश लोग थे, इनको इन्वेड किया किसने? स्कैंडिनेवियंस हम बोलते हैं, स्कैंडिनेवियंस ने, ये इनका नाम है। दे वर फ्रॉम नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, ठीक है। ये यहाँ के लोग थे, ठीक है। इन द कब कब डैनिश इन्वेजन हमारा कब हुआ है? Danish invasion has taken place in the 8th century, ठीक है। 5th से लेके 8th तक मैंने आपको कवर करा दिया। आपने ये नहीं सोचना है कि उन्होंने बहुत कम कवर कराया, इसमें से एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सबका लक है। आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। बट स्टिल, क्योंकि हमें अगली सेंचुरी समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमारे पास बैकग्राउंड होना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ताकि आपको समझ आए कौन कहां से कैसे आ गया, ठीक है। ऐसे ही ना मैं सीधे 15th सेंचुरी से शुरू कर दूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से हिस्ट्री की बुक प्लीज ले लेना। मैं आप लोगों को काम दूंगी, जो नहीं ले पाएगा, बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप पढ़ाई को लेके सीरियस हो तो आप कॉन्टैक्ट करके, बच्चे पिक्चर्स भी क्लिक करके आपको भेज देंगे। अगर आप नहीं सीरियस हो तो पढ़ी हुई बुक भी नहीं खुलेगी, आपसे पहुंचा नहीं जाएगा वहां तक, ठीक है। तो इनको ये जो 3 जगह के लोग थे, ठीक है, इनको डेन्स भी बोलते थे, इसलिए जो इन्वेजन है उसको डैनिश इन्वेजन बोलते हैं, ठीक है। और पूरा जो इंग्लैंड था, मतलब फॉर एग्जांपल मैं रफली ड्रॉ करूं, ये इंग्लैंड है, तो जो ईस्ट था, जो वेस्ट था, सॉरी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सब इट वाज ऑल ऑक्यूपाइड बाय डैनिश इन्वेजन हो गया था। बट अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, जो साउथ का पोर्शन था, ठीक है, साउथ का पोर्शन इट वाज रिटेन, थोड़ा सा वेस्ट का, मिड का और साउथ का पोर्शन वाज रिटेन्ड बाय एल्फ्रेड, एल्फ्रेड द ग्रेट, हु वाज द किंग, ठीक है। तो जैसे कोई इन्वेजन होता है, तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग किंग हो, एक एबल किंग हो, तो वो इन्वेजन को हमेशा रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो एल्फ्रेड ने जो है वो साउथ एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट को जो था वो कर दिया, मतलब अपने पास ही रखा, उसने इन्वेड नहीं होने दिया, उसने अपना वहां पर रेजिस्टेंस दिखाई, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में, ठीक है, ये 8th सेंचुरी की बात है। इसके बाद जो हमारा किंग बना है वो बना है एथेलरेड। ये इस किंग की बहुत तारीफ है, इसकी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन भी है, टू विच आई विल कम लेटर, ठीक है। 973 में एथेलरेड जो है वो इंग्लैंड के थ्रोन पे आ गया, और ये ऐसा माना जाता है कि ये एक वीक, फूलिश और ट्रेचरस किंग था, ठीक है। इसको हम अच्छा किंग नहीं मानते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको किंग्स की क्रोनोलॉजी बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 1016 में एक और किंग आया, हुज नेम वाज कैन्यूट, ठीक है। एथेलरेड की डेथ के बाद ही वाज एक्चुअली द किंग ऑफ नॉर्वे एंड डेनमार्क, ठीक है। नॉर्वे और डेनमार्क का किंग था ये, लेकिन एथेलरेड की डेथ के बाद और उसके सन की डेथ के बाद, ठीक है, जो कि जल्दी डेथ हो गई थी, तो कैन्यूट को जो है वो एज इंग्लिश थ्रोन पे भी उसको आना पड़ा, और ही वाज अ गुड किंग, ही वाज अ वाइज किंग, ठीक है। और इसने जो बहुत वो किया है, सैक्सन्स और डेन्स को इसने यूनाइट करने की कोशिश की है, ठीक है। सैक्सन्स कौन हो गए? एंग्लो सैक्सन्स, जो वहां के नेटिव्स थे अब, ठीक है। और डेन्स जो थे वो डैनिश इन्वेजन से आए थे। इनको यूनाइट करके रखना ही एक किंग का काम है, ठीक है। बेशक कुछ भी हिस्ट्री में रहा हो, बट इनको यूनाइट करके रखा कैन्यूट ने, ठीक है। और तो इसके बाद जो कैन्यूट था, जो ओरिजिनली नॉर्वे और डेनमार्क का किंग था, उसका जो सन था जो आगे थ्रोन पे आना था, ही डिड नॉट लिव लॉन्ग, तो फिर जो थ्रोन था दैट वाज रिस्टोर्ड टू सैक्सन किंग, जिसका नाम था एडवर्ड द कन्फेसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया? एडवर्ड द कन्फेसर जो था ना, एडवर्ड द कन्फेसर केम टू थ्रोन, इसका जो पीरियड है वो है 1042 से लेके 1066 तक, ठीक है। He was the second son of Ethelred, ठीक है। क्योंकि आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो जब तक इंग्लैंड डेमोक्रेसी नहीं आ जाती इंग्लैंड में, विच केम मच लेटर इन द 19th सेंचुरी, हमें किंग्स और क्वींस को भी याद रखना है। मैं आपको वही बता रही हूँ क्रोनोलॉजी में जो आपको याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट नेम, प्लीज इसको याद रखना है, ठीक है। कन्फेसर क्यों बोलते हैं हम? एडवर्ड तो उसका नाम था, द कन्फेसर हम बोलते हैं बिकॉज इसका बड़ा ही स्पिरिचुअल और सेंटली नेचर था, ठीक है। और इसके क्योंकि ये ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी जब आप हो जाओ, दैट्स नॉट बैड, बट फॉर अ किंग उसको वर्ल्ड में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में चला गया तो उसका जो है किंगडम वो खतरे में आ जाता है। तो इसलिए क्या हुआ, थोड़ा वीक हो गया इस टाइम पर, इसके टाइम पर, क्योंकि ये ज्यादातर अपने स्पिरिचुअलिटी में ही बिजी रहता था। तो फिर 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ है, और 14 अक्टूबर 1066 को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई है, ठीक है। तो उसमें एक जो पार्टी है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में, वो एडवर्ड द कॉन्फेसर है। अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है और वो क्यों हुआ और वो कैसे हुआ, आई विल डेफिनेटली कम टू इट। लेकिन जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया ना, तो उसके बाद से एंग्लो सैक्सन खत्म हो जाता है और जो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू होता है, क्योंकि नॉर्मन्स ने इनको कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। और जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है
वो फाइट की गई थी किस लोगों में, क्यों, कैसे, किसने जीता, ये मैंने आपको भी डेट ही बताई है। ये जब हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट करेंगे, जब हम 1066 तक आएंगे, होपफुली इन टुमारो, तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि वो 3 लोग कैसे आए और तीनों की क्या लड़ाई हुई और क्या दिक्कत था, मुद्दा क्या था उनका। बट उससे पहले बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये जान लेना कि पोएट्री और लिटरेचर में क्या क्या था। ये मैंने आपको किंगडम्स बता दी हैं, ठीक है। 1066 तक आपको किंग्स क्लियर होंगे, कौन कौन आया 1066 में। नॉर्मन रूल आया, नॉर्मन्स क्यों आए, उनकी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स क्यों हुई, दैट इज टुमारोज लेक्चर। बट टुडे अब हमें ये रूलर्स और किंगडम्स और ये सब पता लग गया ना, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, ठीक है, वो आइडिया हो गया है। अब हमने पोएट्री, प्रोज ये बताना है कि क्या रही होगी इससे पहले पहले। पोएट्री में सबसे ऑलमोस्ट अर्लीस्ट पोएट्री है बेओवुल्फ, ठीक है। इसका ऑथर जो है वो अननोन है, अननोन, ठीक है। और इसमें जो बेओवुल्फ हीरो है और जो विलेन या मॉन्स्टर्स कैरेक्टर वो ग्रेंडल है, ठीक है। उसके बाद डियोर्स कंप्लेंट जो है वो एक और पोएट्री है। डियोर्स लेमेंट भी बोलते हैं इसको, किसी किसी बुक में आपको डियोर्स लेमेंट लिखा हुआ मिलेगा ये, ठीक है। जिसमें एक पोएट अपनी कहानी बता रहा है कि कैसे वो, क्योंकि पोएट्स का पहले लाइवलीहुड चलता था कोर्ट्स में ही जाकर, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास थी नहीं, तो वो राजा की सभा में गए, उन्होंने बड़ी अच्छी पोएम सुनाई, उनको राजा ने इनाम दे दिया, एंड दैट्स हाउ दे अर्नड देयर लाइवलीहुड। क्योंकि उनको कुछ खाना भी है ना, आप खाली पोएम्स लिख के घर नहीं चलता है। आज तो लोग पब्लिश कराकर नोबेल प्राइज और बुकर प्राइज और क्या क्या ले रहे हैं, लेकिन तब उनके लिए वही प्राइज था और वही सब कुछ था, किंग को प्लीज करना, ठीक है। तो डियोर्स लेमेंट में क्या हुआ है, एक पोएट जो है वो अपनी कहानी बताता है कि उसको किसी राइवल ने, क्योंकि फिर पोएट्स में भी राइवलरी होती होगी, जो बेटर पोएम सुनाएगा तो उसको कोर्ट पोएट बनाएंगे, ठीक है। तो उसको जो है रिप्लेस कर दिया है एक बेटर पोएट ने, ठीक है। और बेटर पोएट ने उसको रिप्लेस कर दिया है क्योंकि वो बेटर पोएट जो है वो अब किंग को ज्यादा पसंद आ रहा है। तो उसमें वो अपना लेमेंट या अपनी कंप्लेंट ही सुना रहा है कि मैंने किंग के लिए इतना किया, ये किया, लेकिन नाउ अ पोएट हु द किंग कंसिडर्स कि वो मेरे से बेटर पोएट्री लिखता है, ही हैज रिप्लेस्ड मी इन द कोर्ट, ठीक है। और इसमें एक लाइन है जो बार बार रिफ्रेन होती है, वो लाइन है दिस टू शैल पास, ठीक है। ये हम ऐसे भी बोलते हैं बहुत बार किसी को कि कोई बात नहीं, अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा भी रहेगा, तो वो बार बार बोलता है कि अगर वो टाइम नहीं रहा, इफ दैट हैज पास्ड दिस टू शैल पास। ये इसका एक रिफ्रेन है। रिफ्रेन एक पोएम की वो लाइन होती है जो बार बार रिपीट होती है, क्योंकि वो पोएम के थीम या उसका जो मॉरल या उसका जो बेसिक मीनिंग है उसको हिंट करती है, ठीक है। तो डियोर्स लीमेंट जो है वो क्योंकि हमें अभी इनके सिर्फ पोएम्स के नाम पता है, इनके ऑथर्स जो हैं वो भी अननोन है। देन वी हैव अ पोएम कॉल्ड Widsith and we have Seafarer, ठीक है। Widsith में जो है ये प्रेजेस बोलते हैं, किंग की प्रेज करती है ये पोएम। प्रेजेस द किंग हु शॉवर्स गिफ्ट्स ऑन द पोएट, ठीक है। अब ये चीज भी आपको याद रखनी है कि अगर आप पोएट्स को वहां पे अपना लाइवलीहुड अर्न करना है तो बहुत बार पोएट्स जो है, क्योंकि वो कोर्ट पोएट्स है, उनको उनकी तारीफ करनी ही पड़ती है, क्योंकि वैसे दैट इज हाउ दे विल अर्न बेटर, ठीक है ना। और किंग्स को भी यूजुअली जैसा उनका रॉयल सा नेचर होता है, उनको पसंद होता है कि कोई ना कोई उनकी तारीफें करता रहे, तो वो पोएम्स भी इस तरीके की बनाते थे कि किंग तो खुश हो ही हो, साथ में हमें भी मॉनिटरी जो है वो फायदा हो जाए, ठीक है ना। सी फेरर में जो है लव ऑफ द सी दिखाया गया है,
उसके बाद वी हैव वॉर सॉन्ग्स ऑल्सो, क्योंकि इस टाइम पे मैंने आपको बता दिया थोड़े से टाइम पे बहुत सारे इन्वेजन हो गए थे। पहले ये लोग आए, एंजल्स, जूट, सैक्सन्स आए, फिर डैनिश इन्वेजन हुआ, उसके बाद अभी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो जाना है 1066 में। तो यहाँ पर बड़ा ज्यादा वॉर सॉन्ग्स भी आए। तो इसमें सॉन्ग है एक जिसको बोलते हैं, इनके सिर्फ आपको नाम ही याद रखने हैं, मैं आपको बताऊंगी जो आपने पढ़ना है, ठीक है, वो मैं आपको आज के लिए ठीक है। और ये जो है ये अल्फ्रेड द ग्रेट की विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है, ब्रूना ब्रू, ठीक है। अल्फ्रेड की विक्ट्री जो 937 में नहीं हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। उसने साउथ का पोर्शन जाने नहीं दिया था डैनिश इन्वेजन में, उसने उसको रेजिस्ट किया था, ठीक है। और ये जो है ये इसकी तारीफ का सॉन्ग है, ब्रूना बू वाला पहला सॉन्ग। और जो दूसरा सॉन्ग है आपके पास, ये जो है ये डिफीट का सॉन्ग है, डिफीट ऑफ इंग्लिश। मैल्डन इज अ प्लेस जहां पर वो डिफीट हुए थे, ठीक है। मैल्डन में वो डिफीट हुए थे, इसलिए बैटल ऑफ मैल्डन इन 1993, क्योंकि कुछ पोर्शन ही रेजिस्ट कर पाया था अल्फ्रेड द ग्रेट, ओनली द साउदर्न पार्ट्स ही वाज एबल टू रेजिस्ट। 993 में हुआ था डेन्स से जब ये डिफीट हो गए थे, ठीक है, क्योंकि डेन्स ने भी एक पोर्शन तो इन्वेड कर ही लिया था, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ऑल दीज जो मैंने अभी नाम बताए हैं ये हैं प्री क्रिश्चियन पोएट्री, मतलब प्री क्रिश्चियन या वो पोएट्री जिसमें क्रिश्चियनिटी या रिलीजन का आपको इतना इन्फ्लुएंस नहीं दिखता है, ये वो सब पोएम्स मैं आपको बता रही, ठीक है। हमारे पास फिर क्रिश्चियन पोएट्री भी आती है। उसमें हमारे पास कैटमन एंड सिनेबल्स, ठीक है। ये दो पोएट्स के नाम है, ठीक है, जो ऐसे रैंडमली ही आइडेंटिफाई हुए हैं, कोई पता नहीं है ये मेल्स ही रहे होंगे, क्योंकि तब तो फीमेल्स का अभी तक फीमेल्स आर सो, वो तो तब तो फीमेल्स नहीं रही होंगे, लेकिन ये मेजर नाम है। कौन सी पोएम किसकी है हमें ये नहीं पता है, बट हमें ये जरूर पता है कि कैडमन और सिनेबल्स जो है बोथ हैव रिटन क्रिश्चियन पोएट्री। क्रिश्चियन पोएट्री से मतलब है रिलीजियस पोएट्री, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है एक, सिर्फ आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। वर्जन्स ऑफ जेनेसिस एंड एक्सोडस जो है ये कैडेमोन को हम एसोसिएट करते हैं, ठीक है। और दूसरा इन्होंने लिखा है ड्रीम ऑफ द रूट। रूट, ठीक है। ये सिनेवुल्स को हम करते हैं। अब ये जो है एक्सोडस और जेनेसिस ये एक जेन्युइन हिस्टोरिकल इवेंट है, ठीक है, ये उस पे है। लेकिन ड्रीम ऑफ द रूट जो है वो मिथिकल है, वो इमेजिनेटिव है, ठीक है। तो एंग्लो सैक्सन पोइट्री जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने आपको ऑलिट्रेशन भी कराया था तो मैंने आपको ये बताया था कि उसमें ना ऑलिट्रेटिव थोड़ा मीटर यूज होता है। ओल्ड पोएट्री पूरी में ही अप टिल 14th सेंचुरी अगर आपसे कोई पूछे तो जो है ऑलिट्रेटिव मीटर काफी हद तक यूज करते हैं हम, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वॉर पोएट्री है और ये प्रिमिटिव लोगों की पोएट्री है, तो ये बड़ी क्रूड और रफ किस्म की पोएट्री है, ठीक है। इसमें कोई बड़ा ज्यादा आपका वो नहीं है, बड़ा कोई अच्छा कोई थीम नहीं होगा। यूजुअली वॉर ही वॉर इसका थीम होगा, वायलेंस ही इसका थीम होगा, या किंग की तारीफ हो जाएगी, या कुछ कोई बड़ा आप बोलो रोमांटिक या कुछ बड़ा सेंसिटिव जैसा इसका थीम नहीं है। और इसकी सब पोएट्री में ग्लूमीनेस है, एक ग्लूम है, एक मेलनकली जो है वो है, ठीक है। वी फिनिश हेयर टुडे। हमारे पास अभी एंग्लो सैक्सन प्रोज रहा है, फिर हमने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी कल करना है। मैं चाहती हूँ कि कल के लिए आप लोग क्या क्या करके आए वो आप लिखें, जो पोएम्स मैंने आपको बताई हैं वो आपने पढ़नी है, ठीक है।
विट्सिथ, डियोर्स लेमेंट, ठीक है। इसके अलावा एंग्लो सैक्सन एज जो है वो पूरी आप पढ़कर आए। अगर आगे का भी पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ही को कंप्लीट करना है, बट एंग्लो सैक्सन एज आप पूरी पढ़कर आए, ठीक है। ये बियोवुल्फ, सीफेरर, विट्सिथ, डियोर्स लेमेंट, जो भी बुक आपके पास है उसमें होगा। इसके अलावा सिनेवुल्फ, कैडमन, ये जो था, इनके जो वर्क्स बोले थे मैंने वो। देन वी हैड वॉर सॉन्ग्स जो फेमस थे वो। जो भी बुक आप लोगों के पास अवेलेबल है, जिसके पास जे लॉन्ग है वो जे लॉन्ग से ही पढ़ेगा ना। वो बच्चे जो कहते हैं कि मैम हमारे पास कोई बुक नहीं है, आई टोटली गेट यू कि आप कहाँ से पढ़ोगे। मेक फ्रेंड्स हेयर, दे विल सेंड यू पिक्चर्स। अगर वो आपको सेंड नहीं करते, पूरा दिन आप सोशल मीडिया पे होते हो, आप गूगल पे बियोवुल्फ टाइप करो, अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप मुझे बोलना, ठीक है। समरी टाइप करो, लिखो समरी ऑफ बियोवुल्फ, समरी ऑफ सीफेरर, विट्सिथ, डियोर्स लेमेंट, ठीक है। ये इनके जो वॉर सॉन्ग्स है, मैंने सब एक एक चीज लिखी है। मैं चाहती हूँ कि एक एक चीज जो है आप लोगों ने पढ़ी हो। मैंने आज क्वेश्चन वाला सेशन आपके साथ इसीलिए नहीं किया है क्योंकि अब हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। मैं कल एंग्लो सैक्सन एज पे इंटायरली प्रोज भी अगर पढ़ सकूं, मैं प्रोज से कंटिन्यू करूंगी कल, क्योंकि थोड़ा सा अल्फ्रेड द ग्रेट ने उसमें प्रोज भी शुरू किया था, ठीक है। तो हमारे पास जो एंग्लो सैक्सन प्रोज है वो अल्फ्रेड द ग्रेट ने शुरू की है, ठीक है। मैं उसके बारे में पूरा आपको कल बताऊंगी। हम कल नॉर्मन एज तक, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब 1066 तक आपका पॉलिटिकल तो हमने पढ़ लिया, लिटरेरी भी पढ़ लेंगे, और इनकी बैटल वगैरह, जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है वो क्यों हुई है वो भी कर लेंगे, ठीक है। अब आप किसी को कोई डाउट है, ये हमने कल करना है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एंग्लो सैक्सन एज अपनी अपनी बुक से, जो बुक्स मैंने बताई हैं वो है वेरी गुड, नहीं है कोई और बुक है, कुछ तो होगा। जिसने मास्टर्स कर लिया बिना किताबों के वो नहीं है, ठीक है। बिना विल पावर के हो सकते हो, बिना किताबों के नहीं हो सकते। आई वॉन्ट, कुछ नहीं है तो गूगल तो है ना, फोन तो है, क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है ये चीज करके आए, और किसी को अभी कोई डाउट है तो वो आप प्लीज पूछ सकते हैं। someone has written something. एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, कौन पूछ रहा है? मैम जो आपने पोइम बताई ना, डियोर्स कंप्लेंट, जी, उसमें आपने एक रिफ्रेन बताया, दिस टू शैल पास। मैम इसका मीनिंग एक बार बताइए। दिस टू शैल पास मतलब हम जैसे किसी को बोलते हैं कि बुरा टाइम नहीं रहा तो अच्छा भी नहीं रहेगा, जैसे कोई बुरे टाइम ओके में ओके होता है, दिस टू शैल पास। वो उसकी कंप्लेंट ये है कि मैं पहले जो था कोर्ट पोएट था, लेकिन अब जो कोर्ट पोएट है वो कोई और बन गया है, तो वो अपने आप को मतलब बोल रहा है कि मेरे साथ बड़ा गलत हुआ, बट दिस टू शैल पास मतलब ये जो बुरा टाइम है ये भी गुजर जाएगा। जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं कि अच्छा बुरा वक्त जो है वो गुजर ही जाता है, ठीक है, एक जैसा नहीं रहता। ओके ओके मैम, ओके मैम। गॉट इट? समझ आ गई? यस मैम, यस ठीक है, मैम, यस। ठीक है। प्लीज गूगल करें या कुछ भी करें, मैंने एक एक होमवर्क लिखा है, एक एक वर्क लिखा है। इफ आई एम वर्किंग हार्ड एंड यू आर नॉट वर्किंग हार्ड मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, क्योंकि पेपर आपका है। आई हैव डन इट एंड आई एम डन विद इट नाउ आई एम टीचिंग यू, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको करें। कोई और डाउट है प्लीज अभी पूछ लो। नोबडी टुमारो विल से कि मैंने काम नहीं किया, नोबडी। ये काम ही आधे घंटे का, अगर किसी ने ये भी नहीं किया आधे एक घंटे का काम, तो मुझे लगता है कि फिर नेट उसके लिए फार बेस्ट ड्रीम ही रहना चाहिए, जो 1 घंटा भी नहीं निकाल सकता। ये काम ही कोई 7-8 घंटे का नहीं है कि मैं बोलूं कुछ भी इश्यू हो आपको 1 घंटा निकल जाता है, ठीक है। आप 1 घंटा कम सो लो, आप ये काम कर लो बस, क्योंकि बेटर तभी है, स्पीड से हम करेंगे। मैंने आपको 3 मंथ्स की डेडलाइन भी दी है, आप स्लोनेस दिखाओगे तो फिर वो काम जो है उसकी पेस खराब हो जाएगी, और उसका जो सबसे ज्यादा नुकसान मेरे से ज्यादा आपको ही होगा, विच आई डोंट वांट, राइट। तो किसी और का कोई डाउट है? तानिया, शमीना, राधिका, पूजा, और भी जो यूजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज किसी का भी कोई डाउट है अभी आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है मैं कल डाउट नहीं क्लियर करूंगी, कल भी किसी को डाउट होगा, कल पहले मैं इसका टेस्ट लूंगी। ये जो मैंने बोला है, आई विल मेक 20 एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस, ठीक है। उसका आपका ओके टेस्ट मैम। होगा, एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यस इसका कोई मैम। फायदा नहीं है कि आप लोग पहले वाला काम कर नहीं रहे हो और मैं आगे आगे आपको पढ़ा दूं, वो मैं आपको 5-7 दिन में पूरी हिस्ट्री पढ़ा दूं, बट दैट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस अगर वो आपको आए ना, ठीक है।
Yes, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. Shall I end the meeting for all? किसी को Yeah. डाउट तो नहीं है? ठीक है. Yeah, sure, Vidu. Tomorrow and you should be fully prepared for the test जो पढ़ाने से पहले होगा. ठीक है? And I want each Sure, one of sure, you sure. to actively participate. ये नहीं है कि एक दो बच्चे ही जवाब दे रहे हैं. ठीक है? Thank you. Take care. Fine. And I'll see you. Thank you.